हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग इसमें घटना चक्र सीरीज़ में अपनी सेट 8 करेंगे, कंपलसरी पेपर 1 यूपी असिस्टेंट टीचर के लिए। तो ये वाला सेट काफ़ी डिले हो गया है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, हेल्थ इश्यूज़। खैर, स्टार्ट करते हैं सेट 8। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया? यानी कि कौन सा है ये? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ये कब स्टार्ट हुआ? तो देखिए, ये स्टार्ट हुआ था 1980 में। इससे रिलेटेड और भी हैं, इसकी हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो सबसे पहले हुआ था 1927 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। ठीक है, 1927 में ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ये 1980 में आया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, और इसके बाद फर्दर इसमें अमेंडमेंट किया गया, यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में फर्दर अमेंडमेंट कब किया गया? 1988 में। तो देखिए, वो वाला ईयर भी दिया है, इसलिए इसको बता रहे हैं। तो ये फर्दर इसमें क्या किया गया? अमेंडमेंट किया गया। और इसमें क्या था कि इसमें मतलब सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी पूरे इंडिया में ये एक्ट जो है लागू किया जाएगा, इस पे काम होगा। और इसमें मेन यही था कि डिफॉरेस्टेशन पे फोकस था। इससे रिलेटेड एक और बहुत पूछा जाता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। देखिए, ये सब एक जैसे नाम है ना, इसलिए पता होना ज़रूरी है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि पर्यावरण संरक्षण कहलाता है वो। तो वो हुआ था 1986 में, तो आसपास ही है, कंफ्यूज ना हो ईयर में। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लिए 1927 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट हुआ था। उस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट तो 1980 में हुआ था, लेकिन इसमें अमेंडमेंट 8 साल के बाद हुआ था। उसके अलावा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये 1986 में आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? मतलब जो कम से कम पॉल्यूशन फैलाएगा। तो इनमें से कौन सा है? डीजल, हाइड्रोजन, मिट्टी का तेल, कोयला। देखिए, इनमें से सारे जो हैं वो जलने पर, यानी कि जब वो जलते हैं, एज अ फ्यूल यूज़ किए जाते हैं, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जितने होते हैं उनको एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो एक्सक्रीट करते हैं, निकालते हैं। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर जो है ये जलने पर क्या देता है? ये वाटर देता है जलने पे। इसलिए हाइड्रोजन जो होता है ये बिल्कुल भी हमारा पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल चार्जर होता है। देखिए, मोबाइल जो चार्जर होता है, देखा होगा कि जो हम लोग के घरों में वोल्टेज आती है वो ज़्यादा आती है, लेकिन हमारे मोबाइल को इतनी ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। तो वहाँ पर कौन सा होता है? देखा होगा उस पर चार्जर पे लिखा होता है 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, एम्पियर भी कम होते हैं। तो वो क्या होता है वहाँ पर? कौन सा? एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। अपचाई, देखिए अपचाई क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ऊंचाई होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर अब क्या होता है? देखिए, ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज को या तो बढ़ाता है या कम करता है। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है। अब ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? देखिए, ये कौन सा है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ये प्राइमरी कॉइल्स हैं ये कम है, और जो सेकेंडरी कॉइल्स हैं ये ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये पहचानने का तरीका है, इसका सिंबल है। तो इसका मतलब ये कौन सा है? स्टेप अप। अगर स्टेप डाउन करना होगा तो प्राइमरी ज़्यादा होगा और सेकेंडरी कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ होता है, और वहाँ पर क्या होता है? वोल्टेज कम हो जाती है। तो इस हमें मोबाइल चार्जर के लिए ज़्यादा वोल्ट की कम वोल्ट की ज़रूरत होती है, इसलिए इसमें कौन सा लगता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगता है। अब बात करते हैं इन्वर्टर यूपीएस क्या होता है। देखिए, इन्वर्टर के 2 काम होते हैं, एक तो डीसी करंट को एसी में बदलना। ठीक है, डीसी को एसी में बदलना एक ये काम होता है, और एज अ पावर बैकअप यूज़ किया जाता है। जैसे लाइट चली आती है घरों में, कैसे यूज़ होता है? जैसे लाइट चली जाती है तो ये क्या होता है? एक तो ये बैटरी होती है, और ये क्या करता है कि उसी से ये स्टोर होती रहती है इसमें एनर्जी, और जब लाइट चली आती है तो ये अपनी करंट देता है, ये ऑन हो जाता है, और ये अपनी सर्किट पूरा करके अपनी करंट पूरे घर में पास करता है। तो इस तरह से होता है। तो इसके 2 काम होते हैं, लेकिन यूपीएस जो होता है इसका सिर्फ एक काम होता है, एज अ पावर बैकअप ये काम करता है।
तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही लाइट जाती है, जैसे तो ये ऐसे इक्विपमेंट्स में, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में लगाया जाता है जो अचानक से सडनली लाइट जाती है या फिर आती है तो उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, ऑन ऑफ होने में थोड़ा टाइम लेते हैं। जैसे कि हमारा डेस्कटॉप, अगर हम डेस्कटॉप में क्या करते हैं, देखा होगा यूपीएस लगा होता है, तो इसको क्या करते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या होता है कि जैसे लाइट जाती है तो फ़ौरन हमारा कंप्यूटर ऑफ नहीं होता है और आराम से उतनी देर क्या करता है, यूपीएस लाइट देता रहता है और हम आराम से ऑफ उसको टर्न ऑफ कर लेते हैं। तो ये चीज़ें, ये फ़र्क होता है, डिफरेंस। ये क्या करता है, ये कन्वर्ट भी करता है डीसी को एसी में, और ये क्या एज अ रेक्टिफायर का यूज़ होता है। अब देखिए नेक्स्ट है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। ये ऐसा क्यों होता है, किस फिनोमेना की वजह से होता है, तो ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। अब देखिए ये क्या है, देखिए जैसे एक फिगर के थ्रू हम बताते हैं। जैसे मान लिए ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ विंड है, और ये नॉर्मल है। कुछ टर्म्स होते हैं यहाँ पर जो पता होना चाहिए। देखिए ये जैसे हमारी रे गई, ठीक है, ये एकदम स्ट्रेट नहीं बन रही लेकिन समझ लीजिएगा, ये हमारी रे गई, ठीक है, ये इंसिडेंट हुआ, ये एंगल जो होता है ये इंसिडेंट हो जाता है, इंसिडेंट एंगल, और उसके बाद इस तरह से कुछ चली गई, तो ये जो होता है ये कौन सा होता है, रिफ्रैक्टिव, ठीक है, ये रिफ्रैक्शन फिनोमेना होती है, तो ये एंगल कौन सा होगा, रिफ्रैक्टिव एंगल होगा। उसके अलावा क्या होता है, कभी कभी जैसे ये रह गई तो कुछ इस तरह से चली जाती है, तो ये जो एंगल होता है ये क्रिटिकल एंगल कहलाता है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल कब होता है, जब यहाँ पर रिफ्रैक्शन ये वाली जो होती है ये 90 डिग्री एंगल बनाए, ठीक है, रेज, तो ये पता होना चाहिए। उसके अलावा क्या होता है, एक होता है कि इस तरह से आई और वहाँ पे गई नहीं, रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, रिफ्लेक्शन हो गया, मतलब वापस अगर लौट जाती है तो उसमें क्या कहलाती है, रिफ्लेक्शन कहलाती है। और फर्दर पास हो जाती है किसी नेक्स्ट मीडियम में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। और अगर उसी मीडियम में पलट के वापस आ जाती तो उसे क्या होता है, देखिए बहुत कॉमन लैंग्वेज में है, ये रिफ्लेक्शन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि ये एंगल यानी कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होता है। ये कौन सी फिनोमेना होती है, यही होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको टोटल नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा कुछ जो होता है रिफ्रैक्शन भी होता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होता है, तो इसलिए इसको टोटल नहीं कहेंगे। लेकिन ये जो फिनोमेना होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, और ये किसके साथ होती है, हीरे के साथ होती है। क्या होता है कि इसमें इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है ये बहुत कम होता है। जब क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है तो ये क्या होता है कि ये बाहर दूसरे मीडियम में जा ही नहीं पाती है। जैसे ये हमारा है और यहाँ पे जैसे इंटर की हमारी रेस, लाइट रेस इंटर की, तो ये वापस जा ही नहीं पाती है, ये यहीं पर इसी के फेसेस पे पड़ती रहती है और यहाँ पर इसी वजह से इतना ज़्यादा जगमगाता है, ठीक है। और ये इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। यहीं पे रिफ्लेक्ट हो के यहीं पे पड़ती रहती है और वापस नहीं जा पाती, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा जगमगाता हुआ दिखता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक मतलब है नेचुरल पॉलीमर है। तो देखिए इसमें से कौन सा है, इसमें बैकेलाइट, केवलार, लेक्सॉन, देखिए ये सारे क्या है, मैन मेड है, ह्यूमन मेड है, आर्टिफिशियल है। रेशम जो है ये नेचुरल है, ये रेशम के कीड़े से जो है ये मिलता है हमें। तो यहाँ पर बैकेलाइट, केवलार और लेक्सॉन ये सब कौन से हैं, ये बनाए हुए हैं, मैन मेड हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यूरिया, एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, पादप हार्मोन, एक ऊर्जा शोषी पदार्थ। देखिए यूरिया क्या होता है, यूरिया एज अ फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है, इसका यूज़ हम सबको पता है। और इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में होता है जो कि एमाइड के फॉर्म में होता है, जो कि एमाइड के फॉर्म में होता है। और इसमें जो नाइट्रोजन होती है लगभग 46.7% होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 46.7% होती है इसमें नाइट्रोजन, और इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2, यानी कि हम कह सकते हैं NH2 का होल ट्वाइस CO, ठीक है, NH2CONH2 इसका फॉर्मूला होता है। और ये कौन सा हो गया, ऑब्वियसली अगर यहाँ पे कार्बन आ रहा है तो ये कौन सा हो गया, एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक को कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो देखिए एलपीजी सिलेंडर जो हम लोग के यहाँ घरों में यूज़ होते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें क्या होता है कि इसमें कोई स्मेल नहीं होती, नो स्मेल, ठीक है, इसमें कोई भी स्मेल नहीं होती है। तो अगर सोचे कि सिलेंडर अगर लीक करेगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा सिलेंडर लीक कर रहा है, इसलिए इसमें क्या डालते हैं, इथाइल मरकैप्टन डाल देते हैं। और इसकी स्मेल बहुत तेज़ होती है, यानी कि जो भी स्मेल आपके सिलेंडर से आ रही होती है वो किसकी होती है, वो इथाइल मरकैप्टन की होती है। और ये इसीलिए डालते हैं ताकि अगर सिलेंडर लीक हो रहा हो तो हमें पता चल जाए कि सिलेंडर लीक हो रहा है, वहाँ पर हम कुछ माचिस वचिस जलाएं ना, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? खुर देखा होगा, खुर जो होते हैं जैसे बकरी में होते हैं, नीचे इस टाइप से कुछ खुर होते हैं, तो किस में नहीं पाए जाते हैं? घोड़े में होते हैं। तो किस में नहीं मिलते हैं हमें देखने को? गीदड़ में। देखिए गीदड़ में खुर नहीं होते हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि ऐसा क्यों होता है, हमें कैसे पता चलेगा? देखिए गीदड़ जो होता है, कुछ जो डॉग होता है उसके स्पीशीज़ में आता है, डॉग जो होता है उसकी स्पीशीज़ में आता है, और डॉग में खुर नहीं होते हैं तो हम सबको पता है, इसलिए हमने समझा कि गीदड़ में खुर नहीं होते हैं। घोड़े में होते हैं, हिरन में होते हैं, ज़ेब्रा में होते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा का अधिवेशन घटित करने हेतु गढ़ पूर्ति कोरम कितनी है? देखिए गढ़ क्या होता है, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं कोरम क्या होता है। सेशन स्टार्ट होता है लोकसभा राज्यसभा, वो तब स्टार्ट होता है जब टोटल वहाँ के टोटल मेंबर का कितने लोग प्रेजेंट हो, टोटल मेंबर के 110 मेंबर प्रेजेंट हों, तब जो होता है हमारा सेशन स्टार्ट होता है। इससे कम होता है तो सेशन स्टार्ट नहीं हो पाता। तो मिनिमम इतने जो होना चाहिए, इतने प्रेजेंट होने चाहिए मेंबर, इसी को क्या कहते हैं? गढ़ कहते हैं, यानी कि कोरम कहते हैं। तो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए, चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। नेक्स्ट है, आदर्श आचार संहिता को संसद के अधिनियमित किया था। नहीं, थोड़ा सा गलत है। देखिए चुनाव की, जैसे ये कौन करता है इसको, आदर्श आचार संहिता जो है इसे कौन निकालता है? इसे इलेक्शन कमीशन निकालता है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन निकालता है, इसलिए ये सेकंड ऑप्शन गलत हो जाता है। और इसे जो है ये पार्टीज़ के लिए, जितने भी पार्टीज़ होती हैं, डेमोक्रेटिक पार्टीज़ होती हैं, उनके लिए निकाला जाता है। उनके लिए एक लिस्ट होती है रूल्स रेगुलेशन की, ठीक है। तो जब से स्टार्ट होता है पूरी डेट से लेकर पूरे लास्ट चुनाव तक ये चलता है, इसको मतलब फॉलो करना होता है उन सारी पार्टीज़ को जो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो उसमें सारे उनके रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिन्हें उन्हें फॉलो करना होता है, और ये कौन निकालता है? इलेक्शन कमीशन निकालता है। तो इसलिए ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है, यानी कि ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? तो देखिए इसका सबसे पहले जो गठन हुआ, ये पूरी बनी, ये 1952 में हुई। और इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो देखिए इसमें मैक्सिमम जो होते हैं मेंबर्स, मैक्सिमम जो हो सकते हैं वो 250 हो सकते हैं, पर अभी करंट में कितने हैं? 245 हैं। करंट में कितने हैं? 245 हैं, ठीक है। और ये किस आर्टिकल के अंदर आता है? ये आता है आर्टिकल 80, आर्टिकल 80 के अंदर आता है। सभा के और भी नाम होते हैं, एक इसको अपर हाउस कहते हैं, यानी कि उच्च सदन हिंदी में कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं। दूसरा ये कौन सा होता है? परमानेंट हाउस होता है, यानी कि स्थायी सदन कहलाता है। परमानेंट हाउस होता है, क्यों? क्योंकि इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर हम इसमें यहाँ पर रिटायरमेंट की बात करें लोगों का, क्यों ये परमानेंट होता है? क्यों? क्योंकि ये पूरी ख़त्म नहीं होती है। क्या होता है, हर 2 साल पे 1/3 जो मेंबर होते हैं वो रिटायर किए जाते हैं, 1/3 मेंबर रिटायर किए जाते हैं हर 2 साल पे। तो इसलिए वो चलती रहती है, लोग जाते रहते हैं, लोग आते रहते हैं, तो वो हमेशा चलती रहती है और ये कभी भी बंद नहीं होती। लोकसभा क्या होता है कि जैसे एक सरकार बनी, लोकसभा पूरी बनी, उसके बाद क्या हुआ, बीच में वो हटाई भी जा सकती है कुछ केसेस में, लेकिन
क्या होता है कि जब वो सरकार हटी तो वो ख़त्म हो गए, फिर से दूसरी जिसकी सरकार आई उसकी बनी, तो इस तरह से वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन राज्यसभा कभी भी ख़त्म नहीं होती, इसलिए क्या कहलाता है, परमानेंट हाउस कहलाता है, और ये अपर हाउस है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है। अंतर्राज्यीय ये क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल, इसका नाम सुना होगा सरकारिया कमीशन में, ठीक है। देखिए ये बहुत सारे कमीशन हैं जो पूछे जाते हैं। सरकारिया कमीशन, तो इसकी सिफारिश पे किसने किया था, ये राष्ट्रपति ने किया था। तो ये किसको पावर है, ये राष्ट्रपति को पावर है। तो देखिए इंटर स्टेट रिलेशन में क्या है कि जो हमारा सेंटर है और स्टेट है, इन दोनों के बीच जो भी डिस्प्यूट्स हो या जो भी रिलेशन हो, उन सब के बारे में उन सबको मिलकर एक साथ सॉल्व करने में, रिजॉल्व करने में, सारे इश्यूज़ को डिस्कस करना, ये सब चीज़ें होती हैं। इनके बीच का रिलेशन होता है सेंटर और स्टेट का। तो इसमें क्या हुआ था कि एक कमीशन बना था जिसकी सिफारिश पे राष्ट्रपति ने इसको बनाया था, इंटर स्टेट काउंसिल को बनाया था, ताकि ये सारे इनके बीच कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर जो भी चीज़ें हों डिस्कस करनी हो वो सब हो सके। नेक्स्ट है, प्रोटेम स्पीकर समानता किसे नियुक्त किया जाता है। ये किया जाता है, देखिए नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। देखिए जो भी लोकसभा बनकर आती है उसमें से जो भी सबसे ज़्यादा पुराना होता है, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला बड़ा होता है, उससे चुना जाता है। तो अभी करंट में कौन है, वीरेंद्र कुमार है। अभी करंट में कौन है प्रोटेम स्पीकर, वीरेंद्र कुमार है। ये थे 17th लोकसभा के थे। और देखिए इसमें क्या है, इनका काम क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर का काम होता है, ये टेम्परेरी होते हैं एक तो, ठीक है, ये टेम्परेरी होते हैं जब तक स्पीकर और वाइस स्पीकर बन नहीं जाते हैं तब तक ये काम करते हैं। और इनका मेन काम होता है ये ओथ जो है, ओथ दिलाते हैं। जितने भी न्यूली मेंबर्स आते हैं लोकसभा में, देखा होगा बहुत सारे मेंबर्स आते हैं, तो जितने भी लोग आते हैं उन सबको, अब सबको एक एक को राष्ट्रपति तो ओथ नहीं दिलाएगा ना, तो वहाँ पर क्या होता है, इसकी जगह पे ये सबको ओथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर, ये इसका मेन काम होता है। और ये एक स्पीकर की तरह ही काम करता है जब तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं बन जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सुधार अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है। तो ये किसके लिए था, ये था अनऑर्गेनाइज्ड जो लेबर थे, सिर्फ उनके लिए था, अनऑर्गेनाइज्ड। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसके बारे में हम प्रीवियस सेट में इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अनऑर्गेनाइज्ड जो एरिया के जो लेबर थे उनके लिए ये स्कीम थी स्वास्थ्य बीमा योजना, किसके अंदर, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, सोशल प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कितने जनपद हैं। देखिए जनपद क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, कितने हैं, 75 हैं, जिनमें से सबसे बड़ा पूछा जाए तो कौन सा है, वो है लखीमपुर खीरी, ठीक है, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है। और अगर हम बात करें, ये तो जनपद हो गई, अगर हम ब्लॉक्स की बात करें तो ब्लॉक्स कितने हैं, 18 है, और ब्लॉक्स को हिंदी में कहते हैं मंडल, ठीक है, मंडल कहते हैं इन्हें। तो ये हैं कितने, 18 है। ये हो गया यूपी स्पेशल से क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। कलिंग युद्ध यानी कि कलिंग जो बैटल हुई थी ये अशोक की थी, और ये हमें किससे पता चलती है, हमें 13वें शिलालेख से, यानी कि जिनका 13th नंबर का इंस्क्रिप्शन था उससे पता चलता है। अब इस इंस्क्रिप्शन पे ऐसा क्या है जिससे हमें कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है। तो इसमें क्या किया कि कलिंग की ये जो बैटल थी बहुत ही फेमस थी, अशोक ने इसको जीता था। और उसके बाद क्या हुआ था कि उसमें बहुत लोग मरे थे, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे उस बैटल में, जिसकी वजह से बाद में अशोक को बहुत ही ज़्यादा अफसोस लगता है, बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। और वो सारा जो जितना भी अपना स्ट्रेस होता है, जितनी भी अपनी उसे फीलिंग जो होती है, वो सारी इस इंस्क्रिप्शन पे लिखता है। 13th जो इंस्क्रिप्शन है उस पे लिखता है। इससे हमें पता चलता है कि इस बैटल में क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था, और अशोक की क्या फीलिंग्स थी इस बैटल को लेकर। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी। तो देखिए ये जो थे, इनको काफ़ी सारी टाइटल इनको मिले थे, इन्होंने लिए थे, और इनको उस टाइम लिटरेचर का क्लासिकल एरा माना जाता था। लिटरेचर के एरिया में
एक ये भी चीज़ पूछी जा सकती है, कृष्ण देव राय को लिटरेचर के एरिया में इनको क्लासिकल एरा माना जाता था और इनको मिली थी कई सारी, जैसे कि आंध्र भोज, देखिए एक जैसे है ना यहाँ पर, आंध्र भोज, और दूसरी थी अभिनव भोज, अभिनव भोज, एक और थी आंध्र पितामह। ठीक है, तो देखिए दो तो आंध्र से हो गई और एक अभिनव से हो गई, ये याद रखिएगा। कृष्ण देव राय को कौन सी तीन मिली थी? इनको तीन मिली थी, आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह। तो ये तीन इनको टाइटल मिले थे। के अलावा अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो आर्किटेक्चर में एरिया में एक इन्होंने नागलापुर जो नगर है वो बसाया था। आर्किटेक्चर अगर पर्पस से देखें तो वो काफ़ी बहुत अच्छा था, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नागलापुर एक नगर इन्होंने बताया था आर्किटेक्चर के बेसिस पे। लिटरेचर के बेसिस पे देखें तो इस एरा को क्या कहा गया था? इनके एरा को कृष्णदेव राय के क्लासिकल एरा कहा गया था और इनको तीन टाइटल जो इनके फेमस है, अभिनव भोज, आंध्र पितामह और आंध्र भोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? तो गुलाम का गुलाम कहा गया इल्तुतमिश को। क्या हुआ था कि जो मोहम्मद गौरी जब यहाँ से इंडिया से जब ये वापस गया तो यहाँ पर अपना, क्योंकि इसकी हुकूमत हो गई थी दिल्ली पे, तो इसने क्या किया था, अपना एक स्लेव, इसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको ये बिठा गया था क्योंकि इसे वापस आना था, पर ऐसा हुआ नहीं। तो क्या हुआ, जब ये आया नहीं तो कुतुबुद्दीन ऐबक का ये रूल चल रहा था, लेकिन ये था तो एक गुलाम ही, एक स्लेव था। तो फाइनली उसके बाद क्या होता है कि ये इसका दामाद होता है ये इल्तुतमिश, ये भी एक गुलाम होता है, तो इसलिए कहा जाता है गुलाम का गुलाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो देखिए बाबर और इब्राहिम लोदी, ये हुई थी लड़ाई जो हुई थी पानीपत की, 1526 में हुई थी और इसके साथ लगातार 4 साल बाबर की लड़ाई हुई थी। तो वो देख लेते हैं एक बार, वो पूछी जाती हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछा जाता है, 26, 27, 28 और 29। तो देखिए 26 में तो हमारी ये हो गई बाबर की इब्राहिम लोदी के साथ कौन सी बैटल? पानीपत की बैटल। 27 में कौन सी होती है? 27 में होती है बैटल ऑफ खानवा। ये किसके साथ होती है? राणा सांगा के साथ। बैटल ऑफ खानवा राणा सांगा के साथ होती है। उसके बाद 28 में कौन सी होती है? बैटल ऑफ चंदेरी, ये मेदिनी राय के साथ होती है। इसमें सब में बाबर की विजय हुई थी, बाबर जीता था। ठीक है, तो ये याद रखना टफ नहीं है, सब में बाबर जीता था। बैटल ऑफ चंदेरी हुई थी जिसमें मेदिनी राय के साथ हुई थी। उसके बाद 29 में बैटल ऑफ घाघरा हुई थी, बैटल ऑफ घाघरा हुई थी जो कि अफगानों के साथ हुई थी। देखिए अब इसे याद कैसे रखेंगे, थोड़ी सी ट्रिक हम बताएंगे यहाँ पर। देखिए घाघरा में क्या है? GH है, अफगानों में क्या है? GH है, तो ये याद रहेगी। और सबसे लास्ट है 29 है। ठीक है, फर्स्ट तो हमें पता रहती कि इब्राहिम लोदी के साथ हुई थी क्योंकि यहीं से एंट्री हुई थी बाबर की, और ये पानीपत की पहली लड़ाई थी। पानीपत की भी 3 लड़ाई हैं तो इसे याद रखिएगा, ये पानीपत की पहली लड़ाई थी। उसके बाद बैटल ऑफ खानवा जो थी ये राणा सांगा थी। तो देखिए खानवा में क्या आता है? N आता है, और राणा में क्या आता है? N आता है। खानवा राणा, ठीक है, राणा सांगा। तो कुछ इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद एक ही याद रखना है, चंदेरी मेदिनी राय। चंदेरी, इसमें भी देखिए ट्रिक है, चंदेरी में क्या आ रहा है? D आ रहा है, और मेदिनी राय में भी D आ रहा है, और अफगानों में GH आ रहा है, और घाघरा में भी GH आ रहा है। तो इस तरह से अगर आप लिख लेंगे एक बार तो आप लोग को याद रहेगा। तो ये लगातार 26, 27, 28, 29 ये बैटल्स हुई थी किसकी? बाबर की। इसके बाद नेक्स्ट है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये उत्तराखंड में है। नेलांग घाटी जो है ये एक वैली जो है ये उत्तराखंड में है। और क्या हुआ था कि 1962 में जब चाइना इंडिया का जो वॉर हुई थी, इंडिया चाइना वॉर, तब इसे क्या गया था? बंद कर दिया गया था। लेकिन बाद में टूरिज़्म पर्पस के लिए 2015 में इसे ओपन कर दिया गया। 2015 में इसे ओपन कर दिया गया एज अ टूरिज़्म पर्पस। ठीक है, और 1962 में जब वॉर हुई थी इंडिया चाइना तब इसे बंद कर दिया गया था। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दरों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है? देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे बताते हैं कि याद हो जाए, काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है जो जिला बनिहाल में स्पेशली। तो देखिए अगर हमें क्या करना है,
अब हम यहाँ पर जम्मू में खड़े हैं और हमें लेह में जाना है, ठीक है। बीच में क्या पड़ेगा, श्रीनगर पड़ेगा, ठीक है। कुछ इस तरह से याद रखिएगा ये डायग्राम। जम्मू में है, लेह जाना है, तो जम्मू से हम पहले कहाँ जाएंगे, श्रीनगर जाएंगे, श्रीनगर से लेह जाएंगे। अब देखिए जम्मू से जब हम श्रीनगर जाएंगे तो हमें किस दर्रे से होकर गुजरना पड़ेगा, कौन सा पास, बनिहाल पास, ठीक है। बनिहाल पास से हमें होके जाना होगा, ठीक है, ये वाला। उसके बाद जब श्रीनगर से हमें ले जाना होगा तो हम जाएंगे जोजिला दर्रा से, यानी कि जोजिला पास से होकर जाएंगे। देखिए जोजिला में क्या है, एल है और हमें कहाँ पहुँचाएगा, लेह में। ठीक है, जम्मू से श्रीनगर पहले जाएंगे बनिहाल दर्रे से और श्रीनगर से ले जाएंगे जोजिला दर्रे से। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, किस दर्रे से होकर ले जाने का रास्ता है, तो यहाँ पर हम जोजिला बोल सकते हैं, क्योंकि फाइनली हम किसके थ्रू पहुँच रहे हैं, जोजिला। ये नहीं कहा है कि श्रीनगर से या फिर जम्मू से, फाइनली हम ले किस तरह से पहुँच रहे हैं, जोजिला से पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर जोजिला राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा शिपकिला की बात करें तो ये कहाँ पर है, शिपकिला जो है ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। तिब्बत जाने का रास्ता, अगर हमें तिब्बत जाना है, हिमाचल प्रदेश में है, तो हम शिपकिला दर्रा का यूज़ करके जाएंगे। उसके बाद चुम्बी घाटी, ये जो है ये है सिक्किम और भूटान के बीच में है, ठीक है, सिक्किम और भूटान के बीच में चुम्बी घाटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो देखिए सबसे ऊंची चोटी भारतीय प्रायद्वीप की है अनाईमुदी, और ये साउथ इंडिया की भी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी, ठीक है। द्वीप कहा गया है ना, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया, ये वाला पार्ट, तो ऑब्वियसली ये साउथ इंडिया वाला हो जाता है। साउथ इंडिया का हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कौन सी हो गई, अनाईमुदी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है। देखिए इतना ज़्यादा परसेंटेज कॉफ़ी पैदा करता है, इसीलिए क्वेश्चन भी बन रहा है ना। प्रोडक्शन जब कोई इतना ज़्यादा कोई स्टेट करेगा कॉफ़ी की या किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसा कौन सा है, कर्नाटक है, उसे याद रखना भी टफ नहीं है, ठीक है, कर्नाटक और कॉफ़ी। केरला में कंफ्यूज मत होइएगा, क्यों, क्योंकि का है इधर, केरला में क्या है, ये एक ही मात्रा है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, और हमें सिंपल का चाहिए। तो ये कर्नाटक याद रखिएगा, कॉफ़ी के लिए सबसे ज़्यादा 70% इस प्रोडक्शन है इसका। उसके बाद सेकेंड नंबर पे केरला है, और फिर थर्ड नंबर पे तमिलनाडु है। तो ये टॉप 3 याद रहेंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे ज़्यादा कर्नाटक है, फिर केरला है, फिर तमिलनाडु कॉफ़ी का प्रोडक्शन है। नेक्स्ट है ऑयल रिफाइनरी से क्वेश्चन, ततीपाका ऑयल रिफाइनरी अवस्थित है। तो ये देखिए ततीपाका जो है ये आंध्र प्रदेश में है। देखिए वैसे तो क्या होता है, ज़्यादातर जितने भी इंडिया में रिफाइनरीज हैं सब ऐसी उस जगह पे जहाँ पर वो मतलब बनाई गई हैं, इस्टेब्लिश हैं, वहाँ पे उस जगह का नाम ही है, तो वो नहीं पूछा जाता है, क्योंकि वो हर कोई बता लेगा, है ना। अब जैसे उत्तर प्रदेश में है मथुरा रिफाइनरी, तो अगर ये पूछा जाएगा मथुरा रिफाइनरी कहाँ है, तो हर कोई बता लेगा यूपी में। तो इसलिए जो अलग से नाम होते हैं वही पूछे जाते हैं। इसके लिए क्या कीजिएगा, गूगल पे जाइएगा, इसकी ऑयल रिफाइनरी इंडिया ऐसा करके लिस्ट निकालिएगा, उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। अब असम में जो है काफ़ी सारी हैं, यहाँ पर असम की बात की गई तो हम बता दें, जैसे असम में वही जो भी प्लेसेस हैं उनके नाम पर डिगबोई है, और नुमालीगढ़ है ऑयल रिफाइनरी, नुमालीगढ़ है। इसके अलावा गुवाहाटी है, ठीक है, गुवाहाटी है, डिगबोई हो गया, नुमालीगढ़ हो गया, गुवाहाटी हो गया, ये सब कहाँ पे, असम में है जगह, और यही क्या है, ऑयल रिफाइनरीज हैं। कर्नाटक में भी कुछ हैं, कर्नाटक में देखिए, कर्नाटक में कौन सी एक जगह है, मैंगलोर जो है ऑयल रिफाइनरी है। यूपी में मथुरा है, और आंध्र प्रदेश में कौन सी है, ततीपाका, एक और है आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, ठीक है। ये भी पूछा जाता तो बता लेते, तो इसलिए इन्होंने ऐसा पूछा जिसमें कंफ्यूज हो। विशाखापट्टनम ये भी आंध्र प्रदेश की है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। देखिए ये पाई जाती है किस में सबसे ज़्यादा, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। देखिए बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जहाँ पे एक तो बहुत एनिमल्स हों और बहुत वैरायटी के हों, यानी कि इनके बीच डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे प्लेस को क्या कहते हैं, बायोडाइवर्स प्लेस, यानी कि बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है इनमें से अगर हम बात करें, तो सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय वर्षावन, अभी इंग्लिश में क्या है, ट्रॉपिकल
रेन फॉरेस्ट कहलाते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहलाते हैं। और ये कहाँ पर पड़ता है, जैसे ये हमारा ग्लोब है, ये हमारे इक्वेटर के पास का जो भी एरिया, ये जो पट्टी इक्वेटर की, ये कहलाता है। यहाँ पर जितने भी होते हैं ट्रॉपिकल एरिया में, जितने भी होते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सन जो होता है ये 2 बार, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अगर कैप्रिकॉर्न जाना है, चाहे कैप्रिकॉर्न से कैंसर जाना है, 2 बार गुजरेगा। और वो भी इसका क्योंकि इसका शेप जो होता है हमारी अर्थ का जियोइड शेप होता है, तो यहाँ पर जो होती सन रेजेस बहुत ही ज़्यादा पास पड़ती हैं, नियरेस्ट होती हैं, और बहुत ही ज़्यादा देर तक 2 बार पड़ती हैं जो पास होने में, सन को इधर उधर मूव करने में। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, टेम्परेचर हाई होता है, और यहाँ पर क्या होता है, इसी वजह से क्या होता है, बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा मिलती है देखने को। उसके बाद नेक्स्ट है उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। देखिए फर्टिलाइज़र है, हर चीज़ का एक पर्टिकुलर यूज़ किया जाता है ना, एक अमाउंट यूज़ किया जाता है, लेकिन किसी भी चीज़ का अगर एक्सेस में या कमी में यूज़ होने लगे तो वो हार्मफुल हो जाता है, वो पॉल्यूशन करने लगेगा। तो वो किस तरह का पॉल्यूशन करता है फर्टिलाइज़र, तो हम लोग सोच रहे होंगे कि ये ज़्यादातर क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन करता है, बट ऐसा नहीं, यहाँ पर तीनों टाइप का पॉल्यूशन होता है। कैसे होता है, क्योंकि हम लोग जनरली जब भी फर्टिलाइज़र के बारे में सोचते हैं तो हम लोग को क्या होता है, एक बड़ा सा खेत याद आता है, और उसमें वहाँ पर फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हुए मिट्टी में हम लोग सोचने लगते हैं, इमेजिन करने लगते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि वाटर भी होता है, अब यहाँ पर सॉइल है जैसे, तो ये वाटर, यहाँ नदी है, तो यहाँ पर भी पॉल्यूशन हो रहा होगा। और एयर में कैसे हो रहा है, क्योंकि सारे जो होते हैं फर्टिलाइज़र यहाँ पे ऐसे डाले ही नहीं जाते, कुछ जो होते हैं स्प्रे किया जाता है ना, स्प्रे भी किया जाता है। तो वो स्प्रे करने से क्या होता है, हवा में आएगा वो पॉल्यूशन, है ना। अब जैसे मच्छरों को मारने वाली जो चलती है वैन, तो वो क्या होता है, एयर में ही तो वो फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, एयर में ही तो यूज़ किया जाता है, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड, है ना, होता है कि ये एयर ही में तो हो रहे हैं स्प्रे। तो इस वजह से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन भी होता है, सॉइल पॉल्यूशन भी होता है, और वाटर पॉल्यूशन भी होता है। यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा है, उपयुक्त सभी। ज़्यादा यूज़ करने से क्या होता है, तीनों पॉल्यूशन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, यानी कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम पूछा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर धान का खेत जो है, देखिए घास का मैदान, ये भी एक नेचुरल है, ह्यूमन मेड नहीं है, मैन मेड नहीं है। वन फॉरेस्ट जो है वो भी मैन मेड है, सॉरी मैन मेड कह रहे हैं, नेचुरल है वो भी। और झील जो है, लेक, वो भी नेचुरल है, लेकिन धान का खेत जो है ये मैन मेड है, ठीक है। इसको इंसान के थ्रू पूरा डेवलप किया जाता है, धान का खेत पूरा बनाया जाता है, वाटर और सारी चीज़ें होती हैं। मतलब इकोसिस्टम का मतलब होता है कि वहाँ पे हर चीज़ बैलेंस्ड होती है, एक दूसरे पे डिपेंड होती है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ होता है। तो धान का खेत जो है ये एक आर्टिफिशियल है, बाकी सब यहाँ पे कौन से हैं, नेचुरल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली कहते हैं कि खुला हुआ पानी नहीं पीना चाहिए। तो साइंटिफिक रीज़न की वजह से क्या है, यहाँ पर साइंटिफिक रीज़न क्या है कि खुला हुआ पानी जैसे होता है तो ये वाटर होता है, और हवा में क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, और ये बहुत ही स्पीड से इसमें घुल जाती है। जब ये घुल जाती है हम इसको पी लेते हैं, तो क्या होता है, कार्बन ऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो है हमारी बॉडी में चला जाता है, हमारे ब्लड में जाता है, और ये हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन से के साथ ज्वाइन कर जाता है। और ये ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, ऑक्सीजन क्या करती है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है, और पूरी बॉडी में जब ट्रांसफ़र रहती है तो वहाँ पर ऑक्सीजन अमाउंट पूरे में रहता है, ऑक्सीजन लेवल। लेकिन जब ये जाती है हमारी बॉडी में, एंटर करती है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये ऑक्सीजन के कंपेयर में बहुत ही जल्दी इससे ज्वाइन कर जाती है हीमोग्लोबिन से, और ये हमारे ब्लड में जब घुल जाएगी पूरे में, तो ऑब्वियसली क्या होता है, सांस की प्रॉब्लम होती है। कैसे, मतलब ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में, लेकिन फिर भी क्योंकि ये हमारे साथ, हमारे ब्लड में ये हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो गई है, तो हमारे प्रॉपर ऑक्सीजन लेवल होते हुए भी हमें घुटन महसूस होती है, हमें सांस नहीं आती प्रॉपर, उतनी हमें ऑक्सीजन फील नहीं होती है, ये इसी वजह से होती है, ठीक है। तो ये एक लॉजिक है, और यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैचिंग का है, विनोबा भावे। देखिए विनोबा जो फर्स्ट इंडिविजुअल वैयक्तिक सत्याग्रह, मतलब इंडिविजुअल सत्याग्रह फर्स्ट जो किया था, फर्स्ट टाइम ये विनोबा भावे ने किया था, इसलिए ये इनसे मैच हो रहा है। बीजी तिलक जो है रिलेटेड होम रूल लीग से हैं, होम रूल लीग। इनके अलावा बीजी तिलक के साथ और कौन थी, एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट थी,
ठीक है, बीजी तिलक के साथ होम रूल लीग में। अरुणा असफ अली, ये क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम, ठीक है, इसमें इनका बहुत अच्छा योगदान है। तो अरुणा असफ अली और जयप्रकाश नारायण एक और नाम है जो कि प्रीवियस पेपर में डिस्कस भी कर चुके हैं। जयप्रकाश नारायण, ये क्विट इंडिया मूवमेंट से क्या हो रहा था कि इस टाइम पे काफ़ी सारे लोगों को जो है जब जेल में डाल दिया गया था, तो अंडर कवर रहकर अरुणा आसफ अली और जयप्रकाश नारायण ने इसको आगे प्रोसीड किया था, इसको आगे चलाया था। और ये धरसना रेड जो है ये सरोजनी नायडू से रिलेटेड है। धरसना रेड क्या थी, ये जो सॉल्ट जो हुई थी, डांडी हुआ था, डांडी जो पूरी हुई थी परेड, तो उसमें क्या हुआ था कि वहाँ पर धरसना, एक प्लेस का नाम है धरसना, तो वहाँ पर जब ये इसको आगे इन्होंने प्रोसीड किया था इसको, तो वहाँ पर धरसना पे जाकर क्या होता है कि वहाँ पर काफ़ी ब्रिटिशर्स आ जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मारा पीटी करते हैं इंडियंस के साथ। तो ये यहाँ पर हुआ था चीज़। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड है सरोजनी नायडू, इसमें बहुत सारी फीमेल्स थी साथ ही, और यहाँ पर काफ़ी सारे मेंबर्स थे। इसको हम काफ़ी ज़्यादा बता चुके हैं, डांडी पूरी प्रोसेस को प्रीवियस पेपर में। तो इसमें से कौन सा हो गया ऑप्शन 2 1 4 3, फर्स्ट वाला हो जाता है 2 1 4 3। नेक्स्ट है काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। देखिए काकोरी केस जो हुआ था इसमें जो ये पूछा गया किसकी अध्यक्षता में एक समिति, बचाव समिति, जो का राइट आंसर है गोविंद वल्लभ पंत। अब देखिए इसमें दो डाउट हैं और ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है क्यों, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि ऐसे गोविंद मोतीलाल नेहरू को था कि ये क्रेडिट मोतीलाल नेहरू को दिया गया था, लेकिन क्या हुआ था कि एक पीआईबी में एक आर्टिकल लिखा था शंकर नारायण जी ने, तो उसमें ये था कि जो ये क्रेडिट था ये गोविंद वल्लभ पंत को दिया गया था। तो अगर एक काम करिएगा कि इसको जो है इसको बारे में थोड़ा सा देखकर, इस क्वेश्चन को देखकर कमेंट कीजिएगा आप लोग, तो इससे हमें भी पता चलेगा कि आप लोग कितना एक्टिव हैं। और दूसरा, इसको सेकेंड सेशन में हम इसको डिटेल में समझाएंगे क्योंकि इसको लेकर कुछ थोड़ा सा डाउट है इसमें घटना चक्र में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। वैसे इसका राइट आंसर गोविंद वल्लभ पंत है मेरी नज़र से, बट इसको पूरा अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों है, इसमें क्यों ऐसा कंफ्यूजन है, तो इसको अच्छे से हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे इसको, लेकिन कमेंट करके आप लोग बताइएगा अगर आप लोग को पता हो तो। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी, तो ये कब हुई थी, ये हुई थी 18 जुलाई 1947 को। देखिए राजकीय स्वीकृति प्राप्त होना अलग चीज़ हो जाती है और पास होना एक अलग चीज़ हो जाती है। तो हमारा जो इंडियन इंडिपेंडेंस का जो बिल था वो पहले वहाँ, क्योंकि ब्रिटिश का रूल था, पूरा ब्रिटिश रूल था, तो हम लोकसभा राज्यसभा होता है, उसी तरह उस टाइम यूके में क्या होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स, और राज्यसभा को कहते थे हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड। तो जैसे अभी हम लोग क्या कोई भी बिल होता है पहले लोकसभा में जाता है फिर राज्यसभा में जाता है पास होकर, ऐसे ही उस टाइम था। तो ये जो डेट्स यहाँ पर थी तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए ये सबसे पहले 4 जुलाई को जो है क्लीमेंट एटली के थ्रू हाउस ऑफ कॉमन में जाता है, ठीक है। कब जाता है, 4 जुलाई को, क्योंकि वहाँ पे कौन बन जाते हैं, क्लीमेंट एटली आ जाते हैं आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो 4 जुलाई को ये हाउस ऑफ कॉमन में जाता है और फिर वहाँ से ये पास होता है 15 जुलाई को, ठीक है। 4 जुलाई को जाता है, 15 जुलाई को पास हो जाता है। उसके बाद उसके अगले दिन यानी कि 16 जुलाई को ये हाउस ऑफ लॉर्ड से भी पास हो जाता है। जब यहाँ से भी पास हो जाता है उसके बाद 18 जुलाई को इससे क्या हो जाता है, ये एक्ट बन जाता है, ठीक है। राजकीय से एक्सेप्टेंस मिल जाती है 18 जुलाई को, वही डेट यहाँ पर पूछी गई है। राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई, 18 जुलाई को प्राप्त हुई। बस याद रखिएगा 4 जुलाई को ये हाउस ऑफ कॉमन में जाता है, एंटर करता है, उसके बाद 15 जुलाई को यहाँ से पास होता है, इसके अगले दिन यहाँ से पास हो जाता है और 18 जुलाई को हमें फाइनली राजकीय स्वीकृति मिल जाती है। नेक्स्ट है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, इसके कौन है राइटर, तो रफ़ीक ज़कारिया है। देखिए इसी तरह का एक और है और यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन भी दे दिया है कन्फ्यूज़ करने के लिए। उस बुक का नाम है इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, इंडिया डिवाइडेड। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, अगर इंडिया डिवाइडेड पूछा जाए तो राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं, अगर पूछा जाए द मैन हु डिवाइडेड इंडिया तो ये रफ़ीक ज़कारिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार है यानी कि गोल्ड मार्केट सबसे बड़ी एशिया की कौन सी है? तो ये देखिए भारत को पीछे छोड़ता हुआ चीन जो है, बीजिंग यहाँ पर है। वैसे गोल्ड में चाइना फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड में जापान है एंड इंडिया थर्ड पे है। ठीक है, तो एशिया में याद रखिएगा, ये एशिया के हमने बताए हैं, चाइना, जापान, फिर इंडिया। तो यहाँ पर क्या है? बीजिंग है। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित, ये कई बार रिपीट किया जा चुका है, यानी कि सेस SEZ, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी ये सब फॉलो करता है। ये पूरा एक रिकॉर्ड टाइप का डेटा टाइप की पॉलिसी है जिस पे को फॉलो करना होता है हर बिजनेसमैन को जो भी कोस्टल एरिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर है अप्रैल 2000 में। देखिए अप्रैल दिया है क्योंकि अप्रैल याद रहता है, पर यहाँ पर 2001 में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो इसे याद रखिएगा 2000 में ये पॉलिसी लाई गई। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच। देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि जो इंटरनेशनली ट्रेड होता है उसका मेन सुरक्षा कवच जो है, इसको प्रोटेक्ट जो करता है वो करता है WTO। WTO जो है बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और ये इसे क्या कहते हैं? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन WTO, और इसमें काफ़ी सारे मेंबर्स हैं। अभी करेंटली क्या है? 159 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, 159 कंट्री मेंबर्स हैं इसमें। और अब ऑब्वियसली पूछ सकते हैं कि इंडिया ने कब साइन की इस पर? तो इंडिया जो इससे WTO से जुड़ा वो जुड़ा था 1995 में। 1 जन, डेट भी याद रखना आसान है, 1 जन 1995 में इंडिया WTO पे साइन कर देता है। ठीक है, तो ये इस तरह से इंडिया जुड़ता है और यहाँ पर 159 करेंट में अभी कंट्रीज़ हैं जो इसके मेंबर्स हैं, और ये सबसे बड़ा मेन सुरक्षा कवच है किसका? इंटरनेशनली ट्रेड का। इसमें जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड होती है इसकी पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन, हर चीज़, उसमें कोई डिस्प्यूट ना हो, हर चीज़ स्मूथली चले, जितना भी वो क्या कहते हैं ट्रेड हो रहा है इंटरनेशनली वो सब स्मूथली चले, अच्छे से ग्रो करे, ये सब सारा काम इसका WTO का होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने लिखा था भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? देखिए पूरा स्टेटमेंट जो है ये किसका है? सुभाष चंद्र बोस का है। इसके अलावा पूरा हम स्टेटमेंट बताएंगे। उन्होंने ये कहा था कि जो महात्मा गांधी हैं इन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है सेवाएं जो हैं भारत को दी हैं, अभी तक भारत के नाम की हैं, और ये आगे भी ऐसे ही जो अनकॉमन है, मतलब असाधारण जो सेवाएं हैं ये ऐसे ही प्रदान करते रहेंगे, लेकिन भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? क्या होता है कि देखिए चीज़ें सब सेम चाहते हैं, आज़ादी सब चाहते थे, सुभाष चंद्र बोस भी, महात्मा गांधी, सब लोग चाहते थे, लेकिन थोड़ा सा उसका तरीका जो होता है सबका अलग होता है। एक तो सोचने का तरीका और दूसरा काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो उस बेसिस पे उन्होंने कहा था, और ये क्योंकि क्या थे, बहुत अहिंसावादी थे, हम लोग कुछ पता है महात्मा गांधी, इस वजह से सुभाष चंद्र बोस ने ये बात कही थी कि इन्होंने बहुत काम किए हैं, असाधारण, जो बिल्कुल कॉमन काम नहीं है भारत के लिए, आज़ादी के लिए बहुत ही मुश्किल काम है, वो सब किए हैं और आगे भी करते रहेंगे, सेवाएं देते रहेंगे, लेकिन भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। ये कहा है सुभाष चंद्र बोस ने अपनी किस बुक में? इंडियन स्ट्रगल बुक में कहा था। ठीक है, इनकी एक बुक थी इंडियन स्ट्रगल, उसमें इन्होंने ये स्टेटमेंट लिखा है। उसके बाद केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये कहाँ पर है? ये खुर्जा में। खुर्जा कहाँ है? बुलंदशहर में। बुलंदशहर के खुर्जा में ये इंस्टीट्यूट है ग्लास और सिरेमिक का। ये पूछा जाता है, ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 22 नवंबर 2020 को संपन्न ATP फाइनल्स 2020 का खिताब किसने जीता? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे रिलेटेड जितने भी होते हैं, जैसे होते हैं मेल और फीमेल, ऐसे अलग अलग भी होते हैं, तो ये पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी जो ये तो हमारा जूनियर होने वाला है, जो प्राइमरी हुआ था उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये जीता था डेनियल मेदवेदेव में, और ये मेन वाला है। ठीक है, डेनियल मेदवेदेव। और नेक्स्ट है 23-25 नवंबर 2020 के मध्य किन देश की सेनाओं के बीच संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स का आयोजन किया गया? ज्वाइंट बायलेटरल नेवी, ठीक है, बायलेटरल नेवी सिम्बेक्स का आयोजन किया गया। तो ये सिम्बेक्स किसके साथ होती है? ये सिंगापुर के साथ हुई थी, इंडिया और सिंगापुर के साथ हुई थी सिम्बेक्स। और ये कहाँ हुई थी? अंडमान में हुई थी, अंडमान सी में हुई थी।
ये भी पूछा जाता है। देखिए अगर ये एक्सरसाइजेस आपको 2020 की जानना हो तो आईबी सीरीज़, आईबी की जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, उसमें डिफेंस सिक्योरिटी की 2-3 वीडियोस हैं, उसमें डिफेंस सिक्योरिटी के, उसमें हमने कवर किया है करंट का, तो उसमें 2020 के आप सीरीज़ वहाँ से जाकर एक्सरसाइजेस देख सकते हैं। अंडमान सी में इस पूरी कवर की गई थी। सिम्बेक्स से याद रखिएगा, सिंगापुर और इंडिया के साथ। 21-22 नवंबर 2020 के मध्य भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, देखिए ये 3 के बीच जो होती है इसे क्या कहते हैं, सिट मैक्स कहते हैं, सिट मैक्स। तो इसमें क्या हो गया, सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड, ये हो गया। इसका दूसरा जो संस्करण हुआ यानी कि सेकेंड जो हुआ वो कहाँ पर हुआ, भी अंडमान सी में हुआ। ठीक है, इसका जो सेकेंड हुआ वो कहाँ हुआ, वो भी अंडमान सी में हुआ। और ये क्या हुई, ये ट्राइलेटरल हो गई, 3 लोगों के बीच है। नेक्स्ट है 21 नवंबर 2020 को किसे लंदन के वातायन ब्रिटेन संगठन की ओर से वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक समारोह में वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। तो ये किसको मिला, रमेश पोखरियाल निशंक को। ये कौन है, ये हैं हमारे सेंट्रल के एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं और इनको क्यों मिला, लिटरेचर एरिया में इनको मिला, लिटरेचर एरिया में इनको ये वाला अवार्ड मिला, वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट है वर्ल्ड टेलीविज़न डे कब मनाया जाता है, तो ये 21 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए 14 को क्या होता है, चिल्ड्रंस डे होता है, और 21 को क्या होता है, वर्ल्ड टेलीविज़न डे। 6 नवंबर 2020 में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल शुरू की जाएगी। तो देखिए ये शुरू की जाएगी, ये महाराष्ट्र में, ये जो मिल है सोलर एनर्जी टेक्सटाइल मिल जो है ये महाराष्ट्र में जो शुरू की जाने वाली है। परभनी एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पर कॉटन बहुत ज़्यादा मिलता है, कॉटन बहुत ज़्यादा मिलता है, तो उसी पे ये मिल बनाई गई है। कॉटन से आप किस में चेंज होती है, क्लॉथ में, कपड़े पे बनाया जाता है। तो एशिया की ये पहली जिस सोलर पैनल पे चलेगी, ठीक है, सोलर एनर्जी पे चलेगी, ये महाराष्ट्र में सक्षम टेक्सटाइल। उसके बाद है अब रीजनिंग स्टार्ट हो रही है, आयोडीन घेंगा। देखिए आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा होता है, तो इसी तरह से हमें रिलेट करना है। तो इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है, कमी या ज़्यादती से डायबिटीज़ हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, एक कौवा खजूर पे बैठा है और एक खजूर नीचे गिर पड़ी। कौवा खजूर पे बैठा है, खजूर के पेड़ पर, खजूर के पेड़ पर बैठा है और खजूर नीचे गिर पड़ी। इस घटना का निष्कर्ष तर्कसंगत है। खजूर इसलिए गिरी क्योंकि कौवा पेड़ पर बैठा है, कौवे कभी कभी खजूर के पेड़ों पर बैठते हैं, ये एक दुर्घटना है, ये एक संयोग है। तो देखिए सिंपल सा है, एक पेड़ है उस पर कौवा बैठा है, कौवा आके बैठता है, खजूर के पेड़ है और खजूर नीचे गिर जाती है। तो ऐसा जो है खजूर इसलिए गिरी क्योंकि कौवा पेड़ पर बैठा, ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं, अगर यहाँ पर कौवा बैठा हो और नहीं भी गिर सकती थी, कोई ज़रूरी थोड़ा ना है कि वो गिरे ही, तो इसलिए ये गलत है। कौवा कभी कभी खजूर के पेड़ों पर बैठते हैं, ऐसा भी कोई लॉजिक नहीं है, ये भी गलत है। ये एक एक्सीडेंट है, ये एक संयोग है, एक्सीडेंट भी नहीं कहेंगे, ये एक संयोग है, यानी कि एक इत्तेफाक है, ये एक कोइंसिडेंस है कि जैसे ही वो बैठता है खजूर के पेड़ पे, खजूर नीचे गिर जाती है, तो इससे कोई रिलेशन नहीं है कि वो बैठा इसलिए गिरी, ये सब कोई नहीं है लॉजिक, ये एक इत्तेफाक है, एक संयोग है। उसके बाद दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म ज्ञात कीजिए, पियानो, वोयलिन, बांसुरी, हारमोनियम। देखिए इनमें से जो ऑड निकालना है हमें, तो देखिए बांसुरी जो होता है या इसमें हम यूज़ करते हैं माउथ का, ठीक है, बाकी सब में क्या होता है, ये सब हैंड से होते हैं यूज़, ठीक है। इनको बजाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, हैंड का, सब हाथों से बजाए जाते हैं और माउथ से बांसुरी बजती, इसलिए ये ऑड हो जाती है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या सगमा युग्म को चुनिए। यदि 1999 में पहली जनवरी को मंगलवार है तो पहली जनवरी 2000, देखिए यहाँ पे ईयर चेंज किया गया, 1999 में जब पहली जनवरी को यानी कि 1 जन को क्या है, ट्यूसडे। अब ये कह रहे हैं 1 ही जन है, डेट वही रखी और ईयर चेंज कर दिया, 2000 कर दिया, तो कौन सा दिन होगा। तो देखिए जब ईयर चेंज होता है तो एक दिन आगे बढ़ता है, ईयर चेंज होने पे एक दिन आगे बढ़ता है, तो कौन सा होगा, ट्यूसडे के बाद वेंसडे होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बुधवार, ठीक है, वेंसडे होगा। नेक्स्ट है, यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 3
15 है, टाइम दिखाता है तो सही समय क्या होगा? अच्छा, ये कह रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब, यानी कि मिरर इमेज की बात कर रहे हैं। तो इधर 2 घड़ियां बना देते हैं। कितना बज रहा है? 3:15 हो रहा है। ठीक है, ये छोटी सुई हो गई और 1 2 3 यहीं पे ये बड़ी सुई भी हुई। तो हल्का सा क्या होता है 3:15 पे? कुछ इस तरह का होता है। जो छोटी सुई होती है ये आगे होती है, क्यों? क्योंकि 3 बज चुका है। इसको थोड़ा सा हम क्लियर डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये जैसे 3 है तो क्या होता है, पहले यहाँ पर 3 जब बज रहा था तो ये एकदम स्ट्रेट थी, छोटी वाली सुई 3 पे थी, और जब यहाँ पर ये आगे आती है तो ये हल्का सा इधर की तरफ मूव कर जाती है। तो जब ये इधर आएगी तो ये कुछ इस तरह की हो जाएगी 3:15 पे, 3:15 पे। 3 छोटी वाली सुई यानी कि आवर वाली थोड़ी इस तरह की होगी और ये मिनट वाली इस तरह की होगी। अगर हम इसका मिरर इमेज देखें तो ये किस तरह का होगा? ये जो बड़ी वाली सुई है ये तो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ही होगी, यानी कि यहाँ पर 9 पे होगी, और ये जो छोटी वाली सुई है ये कुछ इस तरह से होगी, यहाँ पर 8 होगा। ठीक है, मिरर इमेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या बज रहा होगा? 8:45 बज रहा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, किसी भाषा में प्रेयर को MOXVBO के रूप में कोडित किया जाता है, उसी भाषा में सैल्यूट को कैसे लिखा जाता है? PM P -3 है। हाँ, -3 देखिए यहाँ पर ये यूज़ किया गया है, तो -3 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है PXI और ये वाला मिल रहा है हमें, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है -3 करने पर। ठीक है, यहाँ पर कौन सा रिलेशन है? -3 का है। उसके बाद है फेब 2021 में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद यानी कि UNHRC जिसे कहते हैं, सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये अजय माथुर बनाए गए हैं। इसे याद रखिएगा, UNHRC यानी कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूनाइटेड नेशन की ये जो सलाहकार समिति यानी कि एडवाइजरी, इसके जो भारतीय अध्यक्ष पहले हैं, ऐसे ये भारतीय अध्यक्ष जो बनाए गए हैं तो ये हैं अजय माथुर। तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा जो क्वेश्चन बोला है। उसके अलावा नेक्स्ट में हम उसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और इसके साथ ही अगर आपने प्रीवियस इसके सीरीज़ नहीं देखी है, प्रीवियस पेपर, तो ज़रूर देख लीजिए। 7 तक हो चुके हैं, वो आप देख सकते हैं, हमने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, और इसके अलावा यूपी असिस्टेंट टीचर के जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मिल जाएगी आपको। उसमें हमने प्रीवियस पेपर के सारे क्वेश्चंस रखे हैं, टीचिंग एग्जाम्स के यानी कि यूपी टेट, सी टेट, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, साइंस, EVS, मैथ सारे लेकर, तो उस पर हमने रखे हैं। तो वो आप वहाँ से क्वेश्चंस देख सकते हैं। स्पेशली जूनियर के ज़रूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।